नमस्कार। टीजीटी पीजीटी के कला एवं संस्कृति के पेपर के अध्ययन हेतु हमारी तरफ से जो श्रृंखला प्रारंभ की गई है उसका आज प्रथम अध्याय है। इस अध्याय में हम कला, कला का अर्थ, कला के प्रकार और कला की अवधारणाओं, भारतीय कला और संस्कृति का परस्पर संबंध और भारतीय चित्रकला की विशेषताओं और उसके अध्ययन स्रोत के बारे में जानेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। ये चित्रकला का इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि मानव सभ्यता के विकास का इतिहास है। चित्र बनाने की प्रवृत्ति सर्वदा से ही हमारे पूर्वजों में विद्यमान रही है। मनुष्य ने जिस समय प्रकृति की गोद में आंखें खोलीं उस समय से ही अपनी मूक भावनाओं को अपनी तूलिका द्वारा टेढ़ी मेढ़ी रेखाकृतियों के माध्यम से गुफाओं और चट्टानों की भित्तियों यानी दीवारों पर अंकित करने का प्रयास किया। उसके जीवन की कोमलतम भावनाएं तथा संघर्षमय जीवन की सजीव झांकियाँ उसकी तत्कालीन कलाकृतियों में आज भी सुरक्षित हैं। अपना सांस्कृतिक विकास करने के लिए मानव ने जिन साधनों को अपनाया उनमें चित्रकला एक महत्वपूर्ण साधन था। भारतीय चित्रकला का उद्गम प्रागैतिहासिक काल से ही माना जा सकता है। समय के साथ साथ ज्यों ज्यों मानव ने विकास किया, भारत में यह कला भी अपने उत्कर्ष को प्राप्त करती रही है। चित्रकला की प्रधानता को अनेक विद्वानों ने स्वीकार किया है तथा विशिष्ट पहचान दी है उसको एक विश्व में। कला के अर्थ की बात करें तो सामान्यतः कहा जाता है कि मनुष्य की वह रचना जो उसके जीवन में आनंद प्रदान करती है कला कहलाती है और भारतीय कला को एक दर्शन माना गया है। शास्त्रों के अध्ययन से पता चलता है कि कला शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में हुआ है और कला शब्द का यथार्थवादी प्रयोग भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में प्रथम शताब्दी में किया था। कला संस्कृत भाषा से संबंधित शब्द भी है। इसकी व्युत्पत्ति कल धातु से मानी जाती है जिसका अर्थ प्रेरित करना होता है। कुछ विद्वान इसकी व्युत्पत्ति का धातु से मानते हैं। उसके लिए हमें अक्सर शास्त्रों में, वेदों में लिखा मिलता है, कम सुखम लाति इति कलम, कम आनंदम लाति इति कला। इस तरह से कला के विभिन्न अर्थ माने जा सकते हैं। संस्कृत साहित्य में इसका प्रयोग अनेक अर्थों में हुआ है, जिसमें प्रमुख किसी वस्तु का 16वां भाग, समय का एक भाग इनके लिए होता है। कला को शिल्प भी कहा जा सकता है। कला का सामान्य तौर पर अर्थ सुंदर, मधुर, कोमल और सुख देने वाला एवं शिल्प, हुनर अथवा कौशल होता है। कला के संबंध में पाश्चात्य दृष्टिकोण भी कुछ इसी प्रकार का है। अंग्रेजी भाषा में कला को आर्ट कहा गया है, फ्रेंच में आर्ट, लैटिन में आर्टम और आर्स, इससे कला को व्यक्त किया गया है। इनके अर्थ वे ही हैं जो संस्कृत भाषा में मूल धातु अर के हैं। अर का अर्थ होता है बनाना, पैदा करना या रचना करना। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शारीरिक या मानसिक कौशल आर्ट है। इन अर्थों के अंतर्गत कुछ सुखद, सुंदर एवं मधुर सृजन है। कला शिल्प कौशल की प्रक्रिया है, अतः कला का अर्थ है शिल्प कौशल की प्रक्रिया से युक्त सुंदर व सुखद सृजन रूप। अन्य शब्दों में सत्यम, शिवम, सुंदरम की अभिव्यक्ति को भी कला कहा जा सकता है। कला के कई प्रकार हैं। कला जिस स्थान पे या जिस प्रकार से बनाई जाती है या उसको बनाने में जिन उपकरणों का उपयोग होता है उसके आधार पर भी कला को कई प्रकारों में बांटा जाता है। मोटे तौर पर जिस वस्तु, रूप अथवा तत्व का निर्माण किया जाता है उसी के नाम पर कला का प्रकार कहलाता है। जैसे वास्तुकला या स्थापत्य कला। वास्तुकला या स्थापत्य कला में भवन निर्माण, दुर्ग, प्रासाद यानी कि महल, मंदिर, स्तूप, चैत्य, मकबरे आदि आते हैं। मूर्तिकला में पत्थर या धातु की छोटी बड़ी मूर्तियाँ आती हैं। चित्रकला के अंतर्गत भवन की भित्तियों यानी भवन की दीवारों पर जो हम चित्रकारी करते हैं, छतों, स्तंभों अथवा वस्त्र पे भोजपत्र या कागज़ पर अंकित चित्र होते हैं। मृदभांड कला, मिट्टी के बर्तनों पे जो चित्रकारी की जाती है उसे मिट्टी के बर्तनों पे जो चित्रकारी होती है उसे मृदभांड कला भी बोलते हैं। मुद्रा कला, सिक्के या मोहरें, सिक्कों, मोहरों पे जो चित्रकारी होती है, लोगों के चित्र बने होते हैं और व्यक्ति चित्र बने होते हैं, उस सिक्कों पे की गई कला सिक्के या मोहरे की कला मुद्रा कला कहलाती है। कभी कभी क्या होता है, जिस पदार्थ से कलाकृतियों का निर्माण किया जाता है
उस पदार्थ के नाम पर उस कला का नाम रखा जाता है। जैसे प्रस्तर कला यानी प्रस्तर माने पत्थर, पत्थर से गढ़ी हुई आकृतियाँ। धातु कला, कांसे, तांबे अथवा पीतल से बनाई गई मूर्तियाँ। दंत कला, हाथी के दांत से निर्मित कलाकृतियाँ। मृत्तिका कला, मृत्तिका कला मिट्टी के द्वारा, जो मिट्टी से निर्मित कलाकृतियाँ खिलौने होते हैं उसे मृत्तिका कला कहते हैं, मृत्तिका कला। ठीक है। मूर्तिकला का भी अपने प्रकार होते हैं। मूर्तिकला भी अपनी निर्माण शैली के आधार पर दो प्रकार की होती है। मूर्तिकला जिसमें चारों ओर तराश कर मूर्ति का रूप दिया जाता है, आगे पीछे दाएं बाएं हर ओर से। ऐसी मूर्ति का अवलोकन आगे से, पीछे से तथा चारों ओर से किया जा सकता है। और इसके अलावा उत्कीर्ण कला अथवा भास्कर्य कला, जिसमें पत्थर, चट्टान, धातु अथवा काष्ठ के फलक पर उकेर कर रूपांकन किया जाता है। इस चपटे फलक का पृष्ठभाग सपाट रहता है। कई ऐसी मूर्तियाँ होती हैं जिनमें हम देखते हैं कि वो सामने से तो उभरी हुई नज़र आती है, लेकिन उसका पीछे का हिस्सा, पृष्ठभाग एकदम सपाट रहता है। उस पर चित्रकार या कहें शिल्पकार कोई कार्य नहीं करता है। ऐसी कला को उत्कीर्ण कला, भास्कर कला कहते हैं। ठीक है। इसे दोनों ओर से उकेर कर दो अलग अलग मूर्ति फलक बना दिए जा सकते हैं। किसी भवन या मंदिर की दीवार, स्तंभ अथवा भीतरी छत पर उत्कीर्ण मूर्तियों का केवल अग्रभाग ही दिखाई देता है। यद्यपि गहराई से उकेर कर उन्हें जीवंत बनाया जा सकता है। सिक्कों की आकृतियाँ भी इसी कोटि की होती हैं। चूँकि इसमें आधी आकृति बनाई जाती है, संभवतः इसलिए इसे अर्धचित्र भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके जब पृष्ठ नहीं बना होगा तो उसे आधी आकृति ही बोलेंगे। ये अर्धचित्र भी दो तरीके के होते हैं, एक हाई रिलीफ का और दूसरा लो रिलीफ का। हाई रिलीफ वो होता है जिसमें गहराई से तराशा जाता है ताकि आकृतियों में अधिक उभार आए और वो जीवंत लगें। लो रिलीफ वो ऐसे होते हैं जिनमें हल्का तराशा जाता है, उसमें आकृति में उभारपन कम होता है, इसलिए आकृतियों में थोड़ा चपटापन रहता है। अब हम कला की कुछ अवधारणाएं देखेंगे। कई विद्वानों और कला मर्मज्ञों ने कला को जिस प्रकार से परिभाषित किया है उससे प्रायः ललित कला ही कहते हैं। जैसे प्लेटो ने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति सुंदर वस्तु को अपना प्रेमास्पद चुनता है, अतः कला का प्राण सौंदर्य है। प्लेटो ने वास्तव में कला को सत्य की अनुकृति माना है। अरस्तु ने कला को अनुकरण कहते हैं। हीगल के अनुसार कला भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम है। क्रॉचे के अनुसार कला बाह्य प्रभाव की आंतरिक अभिव्यक्ति है। इसमें कई विद्वानों के नाम आते हैं, जैसे टॉलस्टॉय हैं, हर्बर्ट रीड हैं, टैगोर जी हैं, डॉक्टर श्याम सुंदर दास हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो इसमें नाम है फ्रायड ने कहा है कि कला को मानव की दमित वासनाओं का उभार माना है। मानव की जो दमित इच्छाएं होती हैं, उनके अनुसार जो मानव की दमित इच्छाएं हैं वो मानव अपनी कला के माध्यम से अपनी दमित इच्छाओं को व्यक्त करता है। सबसे महत्वपूर्ण इनकी फ्रायड की हमें ये उक्ति लगती है। इनके अतिरिक्त एक और विद्वान हुए हैं पी.एन. चॉयल जी। पी.एन. चॉयल कहते हैं कला आदमी को अभिव्यक्ति देती है। पी.एन. चॉयल कहते हैं कि कला आदमी को अभिव्यक्ति देती है, यानी व्यक्ति जो अभिव्यक्ति करना चाहता है वो अपनी कला के माध्यम से कर सकता है। भारतीय कला और संस्कृति का परस्पर आपस में बहुत गहरा संबंध है। देखिए, कला मानव संस्कृति की उपज है। कलांति ददाति कला, इसका अर्थ होता है सौंदर्य की अभिव्यक्ति द्वारा सुख प्रदान करने वाली वस्तु ही कला होती है। आधुनिक काल में कला को दो बिंदुओं पर विभाजित किया जाता है, एक उपयोगी कला और दूसरा ललित कला। उपयोगी कला मानव समाज के लिए उपयोगी होती है और ललित कला सौंदर्य प्रधान होती है। ललित कलाओं का उल्लेख प्राचीन भारतीय साहित्य में कहीं उपलब्ध नहीं मिलता है। ललित कला का नामकरण पाश्चात्य संपर्क की देन है। पाश्चात्य विद्वानों ने ललित कलाओं के अंतर्गत 5 कलाएं मानी हैं। वे क्रमशः हैं स्थापत्य, मूर्ति, चित्र, संगीत एवं काव्य कला। इनमें काव्य कला अर्थ प्रधान, संगीत कला ध्वनि प्रधान और अन्य कलाएं रूप प्रधान हैं। के.एम. मुंशी एक विद्वान हुए हैं। उन्होंने कला के विषय में कहा है कि हमारे रहन सहन के पीछे जो मानसिक अवस्था, मानसिक प्रवृत्ति है, इसका उद्देश्य हमारे जीवन को परिष्कृत, शुद्ध और पवित्र बनाना है तथा अपने लक्ष्य की प्राप्त करना, वही संस्कृति है। ये कला और संस्कृति के संबंध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है, के.एम. मुंशी के द्वारा कही गई है। उन्होंने मुंशी जी ने कहा है, के.एम. मुंशी जी ने, कि हमारे रहन सहन के पीछे जो मानसिक अवस्था है, जो हमारी मानसिक प्रवृत्ति है, जिसका उद्देश्य हमारे जीवन को परिष्कृत, शुद्ध और पवित्र बनाना है तथा अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना है, वही संस्कृति है। ये
संस्कृति और कला के संबंध को व्यक्त करने की एक अत्यंत उच्च कोटि की परिभाषा है। संस्कृति के आंतरिक और बाह्य दो पक्ष होते हैं, दृश्य और श्रव्य कलाएं तथा शिल्प तथा बाह्य संस्कृति के उपकरण मात्र हैं, जबकि आंतरिक संस्कृति के उपकरण हमारे चारित्रिक गुण होते हैं कि हम कैसा व्यवहार करते हैं। उस आधार पर संस्कृति हमारी पल्लवित होती है, पुष्पित होती है। अब भारतीय चित्रकला की कुछ विशेषताएं हैं। इसमें जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो इस प्रकार हैं। धार्मिकता एवं आध्यात्मिकता। विश्व की सभी कलाओं का जन्म धर्म के साथ ही हुआ है। कला के उद्भव में धर्म का बहुत बड़ा हाथ है। धर्म ने ही कला के माध्यम से अपनी धार्मिक मान्यताओं को जन जन तक पहुँचाया है। राष्ट्रीय जीवन के ही समान भारतीय कला का स्वरूप भी मुख्यतः धर्म प्रधान है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्र सूत्र में कहा गया है, कला नाम प्रवरम चित्रम कामार्थ धर्म मोक्षदम। मतलब विष्णु धर्मोत्तर पुराण में भी कला के बारे में हमें वर्णन प्राप्त होता है। इसी प्रकार अजंता, बाघ आदि बौद्ध गुफाओं में धर्म प्रधान चित्रों का अंकन हुआ है। राजस्थानी पहाड़ी शैलियों में कृष्ण लीला विषयक अनेक रूपों का चित्रण हुआ है। इसकी अगली विशेषता है अंतः प्रकृति से अंकन। भारतीय चित्रकला में मनुष्य के स्वभाव या अंतःकरण को गहराई तथा पूर्णता से दिखाने का महत्व है। अजंता की चित्रावलियों में जंगल, उद्यान, पर्वत, प्रकृति, सरोवर, रंगमहल तथा कथा के पात्र सभी को एक साथ एक ही दृश्य में अंकित किया गया है। इसी प्रकार पद्म पाणि के चित्र में कुछ रेखाओं द्वारा गौतम बुद्ध की विचार मुद्रा का जो अंकन है वह दर्शनीय है। कल्पनाप्रियता भारतीय चित्रकला की प्रमुख विशेषता है। वह उसके आधार पर ही पली बड़ी है, अतः उसमें आदर्शवादिता का उचित स्थान है। यूं भी भारतीय लोगों का मन यथार्थ की अपेक्षा कल्पना में अधिक रमा है। विदित है कि अनेक देवी देवता चाहे यथार्थ में अपनी सत्ता न रखते हों, पर उनकी कल्पना जगत स्वरूप अनेक हृदयों में निवास करता है। कल्पना का सर्वश्रेष्ठ रूप ब्रह्मा, विष्णु, महेश के साथ में दिखाई देता है। उदाहरण के लिए बुद्ध की जन्म जन्मांतर की कथाएं कल्पना प्रसूत ही हैं। जिस प्रकार सृष्टि का निरंतर सृजन और विनाश, जीवन और मृत्यु का शाश्वत नृत्य है, उसी क्रम में नटराज के स्वरूप को भारतीय कलाकार ने कल्पित किया है। प्रतीकात्मकता। भारतीय कला की एक विशेषता उसकी प्रतीकात्मकता में निहित है। प्रतीक प्रस्तुत और स्थूल पदार्थ होता है जो किसी अप्रस्तुत सूक्ष्म भाव या अनुभूति का मानसिक आविर्भाव करता है। प्रतीक को कला की भाषा भी कहा जाता है। सांकेतिक एवं कलात्मक दोनों प्रतीकों का अत्यधिक महत्व है, जैसे स्वास्तिक, सिंह, आसन, चक्र, मीन, श्रीलक्ष्मी, मिथुन, कलश, वृक्ष, दर्पण, पद्म, पत्र, वैजयंती आदि। इसी प्रकार नाग एवं जटाजूट में निकलती जलधारा शिव का प्रतीक है। मोरपंख एवं मुरली कृष्ण जी का प्रतीक है। कमल पर स्थित श्री लक्ष्मी एक और संपन्नता का प्रतीक है, तो दूसरी ओर पद्मासन पर विराजमान होकर, पद्मासन यानी कि कमल के आसन पर, पद्मासन पर विराज होकर भौतिकता से निर्लिप्त रहने का आशय प्रकट करती हैं। जल और कीचड़ से जुड़ा रहकर भी पद्म यानी कि कमल सदैव जल से ऊपर रहता है, उसके दलों पर जल की बूंदें नहीं ठहरती हैं। इसी प्रकार पद्म हमें संसार में रहते हुए भी सांसारिकता से ऊपर उठने का उपदेश देता है। ये हमारे भारतीय कला की प्रतीकात्मकता विशेषता है कि प्रतीक के माध्यम से ये बहुत कुछ कह देती है। अजंता में चित्रित दर्पण देखती हुई स्त्री के शरीर में हरा रंग भरा गया है। ये हरा रंग ताजगी का प्रतीक है। इसी प्रकार विष्णु, लक्ष्मी, इन सभी को किन्हीं प्रतीकों के द्वारा पुरुष तथा नारी के प्रतीक से जोड़ा गया है। आदर्शवादिता। भारतीय चित्रकार यथार्थ की अपेक्षा आदर्श में ही विचरण करता है। वह संसार में जैसा देखता है वैसा चित्रण नहीं करता है, जैसा होना चाहिए वैसा चित्रण करता है। और जब जहाँ से चाहिए की भावना का प्रादुर्भाव होता है तो वहीं से आदर्शवाद प्रारंभ होता है। राजा को कलाकार आदर्श राजा के रूप में ही चित्रित करता है, प्रेमी को आदर्श प्रेमी के रूप में। इसी प्रकार बुद्ध ज्ञान देने वाले के रूप में आदर्श बन गए। अतः भिन्न भिन्न मतों में भिन्न भिन्न आदर्श हैं जो कलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत रहे हैं। मुद्राएं। भारतीय चित्रकला, मूर्तिकला तथा नृत्य कला में मुद्राओं को अत्यधिक महत्व दिया गया है। उन्हें आदर्श रूप से प्रदान करने के लिए चमत्कारपूर्ण तथा आलंकारिक रूप प्रदान किए गए हैं। आकृति की रचना कलाकार ने यथार्थ की अपेक्षा भाव अथवा गुण के आधार पर की है। मुद्राओं के विधान से आकृति की व्यंजना की गई है। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के अभिनय प्रकरण में अंगों तथा उपांगों के अलग अलग प्रयोगों द्वारा अनेक मुद्राओं का अवतरण किया है। ध्यान, विचार, संकेत, उपदेश, किसी को निकालना, पकड़ना, क्षमा, तपस्या, भिक्षा, त्याग, वीरता, क्रोध, प्रतीक्षा, प्रेम, विरह, एकाकीपन आदि मानव भावों को बड़े ही स्वाभाविक मुद्राओं में दर्शाया गया है।
रेखा तथा रंग। भारतीय चित्रकला रेखा प्रधान है, ये महत्वपूर्ण चीज़ है। भारतीय चित्रकला रेखा प्रधान चित्रकला है, उसमें गति भी है। रेखाओं द्वारा बाह्य सौंदर्य के साथ साथ गंभीर भाव भी कलाकार ने चित्रों में बड़ी कुशलता से दर्शाए हैं। रेखा द्वारा गोलाई, स्थिति जन्य लघुता, परिप्रेक्ष्य इत्यादि सभी कुछ प्रदर्शित किया गया है। अगली विशेषता आलंकारिकता है। भारतीय कला में अलंकरण का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि भारतीय कलाकार ने सत्यम शिवम सुंदरम के साथ कल्पना की है, इसलिए सुंदर तथा आदर्श रूप के लिए वह अलंकरणों को अपनी रचना में प्रयोग करता है। उदाहरण के लिए खंजन अथवा कमल के समान नेत्र, चंद्र के समान मुख, शुक चंचु के समान नासिका, कदली स्तंभों के समान जंघाएं। इसी प्रकार भारतीय आलेखनों में अलंकरण का उत्कृष्ट रूप दिखाई देता है। साहित्य पर आधारित है हमारी भारतीय चित्रकला। भारतीय चित्रकला साहित्य पर भी आश्रित रही है। चित्रकारों ने काव्य में वर्णित साहित्य के अनुरूप ही चित्रों का निर्माण किया, यानी कवियों के द्वारा प्रतिपादित विषयों को ही चित्रकार ने अपने माध्यम के अनुरूप ढालकर प्रस्तुत किया, जिससे उनकी स्वतंत्र अभिव्यक्ति उभरकर सामने आई है। पात्र का चित्रण करते समय भारतीय चित्रकला के चित्रकारों ने विशेष ध्यान रखा है। भारतीय कला में सामान्य पात्र विधान परंपरागत रूप में विकसित हुआ है, जबकि पाश्चात्य कला में व्यक्ति विशिष्ट का महत्व है। सामान्य पात्र सही अर्थों में आयु, व्यवसाय अथवा पद के अनुसार पात्रों की आकृति तथा आकृति के अनुपातों का निर्माण किया है। भारतीय कला में अंग प्रत्यंग के माप एवं रूप निश्चित हैं और उन्हीं के अनुसार राजा, रंक, साधु, सेवक, देवता, स्त्री, किशोर, युवक, गंधर्व आदि की रचना की जाती है। पात्र के अनुसार जैसे कोई सामान्य व्यक्ति दिखाना है तो उसका चित्र थोड़ा छोटा बना दिया, किसी देवता को बनाना है तो सामान्य व्यक्ति के अनुरूप देवता का चित्र बड़ा बनाया जाता है, ताकि उसका रौब को, उसकी छवि को, उसकी कांति को दिखाया जा सके, दर्शाया जा सके। इसी प्रकार उनके व्यवसाय के अनुसार उनके चित्र खड़े एवं बैठने की दिशा व स्थान भी निश्चित रहते हैं। अब इस कला के अध्ययन के कुछ स्रोत हैं। कला के अध्ययन का स्रोत उन साधनों से है जो प्राचीन काल के इतिहास को जानने में सहायक हों। भारतीय चित्रकला के अध्ययन स्रोत निम्न श्रेणियों में व्यक्त किए गए हैं। पहला, ऐतिहासिक ग्रंथ। वर्तमान में हमें कुछ ऐसे ग्रंथ प्राप्त होते हैं जिनमें प्राचीन समय की कला विषयक जानकारी मिलती है। राजा महाराजाओं के राज्यकाल में घटित घटनाओं का वर्णन भी इन ग्रंथों से मिलता है। शिलालेख। शिलाओं पर अंकित प्राचीन लेखों से कला, धर्म एवं वास्तु निर्माण के विषय में जानकारी मिलती है। बादामी, अजंता, बाघ आदि गुफाओं से शिलालेख प्राप्त हुए हैं, जिनसे इनके निर्माण एवं कला शैलियों के विषय में जानकारी मिलती है। महाराज अशोक द्वारा खुदवाए अनेक धर्मलेख शिलाओं पर प्राप्त होते हैं। समुद्रगुप्त का लेख इलाहाबाद के दुर्ग में प्राप्त होता है, जिससे मौर्यकालीन कला के विषय में जानकारी मिलती है। प्राचीन खंडहरों से उत्खनन के पश्चात प्राचीन समय में ऐतिहासिक, धार्मिक स्थल, स्मारक, मंदिर तथा भवनों से प्राप्त चित्रों एवं मूर्तियों के विषय में जानकारी मिलती है। अजंता, एलोरा, बादामी, सारनाथ आदि जगहों में खुदाई एवं सफाई के बाद ही कलाकृतियों के विषय में जानकारी मिली। मोहरें और मुद्राओं से प्राचीन काल में प्रचलित कला के विषय में मोहरों तथा मुद्राओं से जानकारी मिली है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से प्राप्त मोहरों पर अंकित पशु आकृतियों से उस समय की उन्नत मूर्ति कला का अनुमान लगाया जा सकता है। इसी प्रकार जहांगीर कालीन, मौर्यकालीन प्राप्त मुद्राओं से उस समय प्रचलित कला शैलियों का परिचय प्राप्त होता है। हमारे यहाँ आए यात्रियों के वृत्तांतों से भारत में समय समय पर अनेक विदेश यात्रियों ने भारत की यात्रा की तथा उन्होंने यहाँ की कलाकृतियों का अवलोकन कर उनके विषय में विवरण लिखे। उदाहरण के लिए चंद्रगुप्त मौर्य के समय की कलाकृतियों का वृत्तांत विदेशी यात्री मैगस्थनीज ने लिखा है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय का वृत्तांत फायान ने लिखा है। 16वीं शताब्दी के तिब्बत के इतिहासकार लामा तारानाथ ने भारत में बौद्ध स्थलों का भ्रमण किया और उनके द्वारा कला के विषय में लिखे प्राप्त विवरण हमें प्राप्त होते हैं। इनके अतिरिक्त बादशाहों द्वारा कुछ आत्मकथाएं भी लिखी गईं। मुगल बादशाहों द्वारा लिखित आत्मकथाओं में से उस समय में प्रचलित कला, कलाकार, स्थापत्य एवं कलाकृतियों के विषय में जानकारी मिलती है। बाबर द्वारा लिखित वकायत ए बाबरी, जहांगीर द्वारा लिखित तुजुके जहांगीरी और अबुल फजल द्वारा लिखित आईने अकबरी के द्वारा चित्रकला संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। इस प्रकार ये हमारा आज का अध्याय समाप्त होता है। हमने इस अध्याय में